बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के एक बयान के बारे में, बात करेंगे आसमा शिराजी के एक ट्वीट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्त चाहे वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हों या ना रखते हों, देखिए जो कुछ भी हुआ इस मुल्क में रिजीम चेंज के चक्कर में, वो पूरी कौम के सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी का नाम लेना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी को टोंट करना चाहिए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इंसाफियों को जो है वो जो हमारा इदारा है इंसाफ का, जो रात को 12 बजे पूरी कौम को इंसाफ फराहम कर रहा है, उसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। तो मैं इसके सख्त मुखालिफ हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ किसी को भी कोई बात करनी चाहिए। देखिए, वक्त जो है वो बेहतरीन एहतसाब करने वाला है और वक्त ही इन सबसे बेहतरीन एहतसाब करेगा जिस तरह माजी में हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये वो मौका है कि हमें अपने इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात करनी चाहिए। हमें जो है वो इंसाफ, जो हमें रात के 12 बजे इस कौम को इंसाफ फराहम किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ कोई बात करनी चाहिए। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, इससे कौम को भी नुकसान होगा। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये कौम अपना इस वक्त गुस्से में है और मैं समझता हूँ कि इस कौम को अपना गुस्सा इस वक्त संभाल के रखना चाहिए। देखिए, आपका जो ये गुस्सा है, इसने अमेरिका और मुल्क में मौजूद मीर जाफरों के, गद्दारों के जो है बड़े बड़े प्लान को धर्म भरम कर दिया। वो कैसे धर्म भरम कर दिया? देखिए, इनका प्लान था जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया रिजीम चेंज के चक्कर में, और जब जो है लोगों को ख़रीदा गया, नोटों को ख़रीदा गया, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो इनका प्लान ये था कि सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और इमरान खान साहब को जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अवामी गैज़ो गज़ब इतना ज़्यादा है, अवाम का गुस्सा इतना ज़्यादा है, तो उन्होंने फिर वो अपना इरादा कैंसिल किया। मतलब यह है कि अवाम के गुस्से ने इनके जो बने बनाए प्लान्स थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया, नीस्त तो नाबूद कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम का गुस्सा बिल्कुल दुरुस्त है, अवाम को गुस्से में रहना चाहिए। इस वक्त अवाम के गुस्से की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसके इस्तेमाल की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, ये जो अवाम इस वक्त इतने गुस्से में है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, जो इतने गुस्से में है, इस गुस्से को संभाल के रखें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। तो देखिए ना, एक और प्लान इनका जो आपने धर्म भरम किया, इनका प्लान ये था तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को गिरफ्तार करके जो है वो जेलों में डाल दिया जाए। लेकिन इन्होंने कहा यार ये तो उल्टा गले पड़ जाएगी कहानी हमारे, तो लिहाजा इन्होंने जो है वो ये जो रिजीम चेंज के जितने भी लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, जो हिमायती हैं रिजीम चेंज के, और ख़ुद अमेरिका ने, शायद हो सकता है अमेरिका ने प्लान बना के दिया हो किसी को कि जी ये इनके साथ ये काम कर लें ताकि जो है वो अवाम वो हो जाए। फिर किसी ने बीच में कहा कि यार अवाम का गुस्सा ठंडा हो लेने दो, तो फिर देख लेंगे इमरान खान को भी। फिर हुआ ये कि इमरान खान अवाम का गुस्सा ठंडा होने ही नहीं दे रहे, रोज़ जलसे, और जलसे भी ऐसे जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े बड़े जलसे नहीं हुए। इतने बड़े बड़े जलसे रोज़ाना, कभी एबटाबाद में जलसा कर दिया, तो कराची में कर दिए, पेशावर में कर दिया, लाहौर में कर दिया, मतलब मियाँ वाली में कर दिया, इतना। और ये ऐसे जलसे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे जलसे नहीं हुए थे। लिहाजा मैं पाकिस्तानी कौम को, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, या पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, सबसे गुजारिश करूँगा, आपका गुस्सा बड़ा काम का है, अपने गुस्से को संभाल के रखें। इस गुस्से ने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत करनी है इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर। इस गुस्से से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, इस गुस्से से पाकिस्तानी अपनी मर्जी की रिजीम चेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस कौम से ही गुजारिश है कि अपना गुस्सा संभाल के रखें। बात करूंगा मैं शहबाज शरीफ के एक स्टेटमेंट पर। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है आज कि पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ वजीर आजम हो तो ऐसा होना चाहिए। कल बेगम सफदर ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया जनरल फैज़ के खिलाफ अपनी तकरीर में, फतेह जंग में, परसों वाले जलसे में फतेह जंग में जनरल फैज़ का नाम लेकर, हमारे एक इदारे को, पाक फौज को, बाकायदा उसके एक जनरल को नाम लेकर जो है वो उसने तज़हीक करने की कोशिश की मरियम सफदर ने, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेकर।
اور وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے کہ آج وزیر اعظم کا بیان آ گیا کہ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی. تو وزیر اعظم ہو تو ایسا وزیر اعظم ہو. دیکھیں نا امپورٹنٹ ہے تو کیا ہوا, لیکن امپورٹنٹ کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ امپورٹنٹ وزیر اعظم جو ہے جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے والے نواز شریف کے خلاف بھی کارروائی کرے گا, پوری پاک فوج کی تذلیل کرنے والے خواجہ آصف کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ وزیر اعظم جو ہے وہ اب جو ہے جتنے اس کے درباری تھے جنہوں نے پاک فوج کو ہمیشہ تضحیک آمیز جملوں سے نوازا, یہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. ہم ہی تھے جو پاک فوج کی تضحیک اور تذلیل برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم آج بھی نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں, مریم نے جب جنرل فیاض کے بارے میں یا پاک فوج کے بارے میں جب بھی کوئی بات کی, ہمارا آج بھی خون کھولتا ہے, کیونکہ یہ فوج ہماری ہے. ہم پاکستانی ہیں اور اس فوج کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, نام مکمل ہے ہم اس فوج کے بغیر. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جی جیسے تحریک انصاف, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ تحریک انصاف کو اور پاک فوج کو آمنے سامنے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ آپس میں آمنے سامنے آ جائیں. دیکھیں نا نجم سیٹھی کی باتیں سنیں آپ جتنے بھی پٹواری اینکرز ہیں, آسمہ شیرازی, سلیم صافی, منصور علی خان اور غریزہ فاروقی, اور یہ جتنے بھی پٹواری مبینہ صحافی ہیں, اینکرز ہیں, ان سب کی آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ ایک باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج کے درمیان کوئی اس طرح کے پوائنٹ پر لڑائی کرائی جائے کہ ان کا کبھی کوئی یہ ایک پیج پہ آ ہی نہ سکیں, جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں, جو اپنے نہ صرف اس سرزمین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں بلکہ اپنی فوج سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں, تو یہ سازش ہمیں ناکام بنانی ہے. دیکھیے را, CIA, موساد, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستانی عوام اور پاک فوج میں ایک خلا پیدا کیا جائے, رکھا جائے. یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اس میں امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاک فوج اور پاکستانی عوام کو آپس میں لڑا دیا جائے. یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے اس میں. دیکھیے صلاح الدین ایوبی کا قول ہے, میں نے تاریخ پڑھی الحمدللہ, اور اس میں صلاح الدین ایوبی یہ کہتے ہیں کسی قوم کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے نا بغیر ہتھیاروں کے, تو اس قوم کے دل میں اس کی فوج کے خلاف برائی پیدا کر دو. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کسی انڈیویجول نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, اگر کسی نے کوئی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہونے دی اور خاموش رہا, تو دیکھیے یہ وقت بہترین احتساب کرنے والا. ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ, اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی, ہم سب دیکھیں گے کہ ان کا احتساب ہوگا, اور بہترین احتساب ہوگا, اسی قوم کے سامنے ہوگا. بس میری گزارش ہے, دیکھیے غصہ استعمال نہ کریں اپنا. یہ وقت ابھی آپ کے غصے کا استعمال کا نہیں, اپنے غصے کو آپ لوگ سنبھال کے رکھیں. اس غصے کی بڑی ضرورت پڑنی ہے آگے. عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے, ہمیں تیاری یہ کرنی ہے کہ لانگ مارچ میں ہم نے 20 سے 25 لاکھ لوگ انشاءاللہ اسلام آباد میں جمع کرنے ہیں. ہر پاکستانی کو اپنی ذمہ داری یہ لینی چاہیے کہ وہ اسلام آباد کے لانگ مارچ کے لیے ایسی تیاری کرے کہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو لازمی لے کر جائے اسلام آباد, جو مرضی ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کامیاب کریں گے. اسٹیئرنگ ویل اس وقت عوام کے ہاتھ میں ہے, اور عوام جو ہے وہ اس کا بہترین احتساب کرے گی. وزیر اعظم صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر پھر آتا ہوں میں کہ جی پاک فوج کے خلاف باتیں کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. بس میں یہی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کے اپنے جتنے پٹواری جو پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے رہے, ان کے خلاف فوری طور پر یہ امپورٹنٹ وزیر اعظم جو ہے وہ کارروائی کرے گا. خدا کا واسطہ ہے بھائی, قوم تنگ آ گئی ہے شہباز شریف آپ کی ہوائی فائرنگ سے. اللہ کا واسطہ ہے, قوم تنگ آ گئی ہے آپ کی ہوائی فائرنگ سے. جو ہے آپ ہر وقت ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں نا, کبھی یہ کبھی وہ, یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں 1990 کا دور چل رہا ہے. بھائی یہ 2022 ہے. یہ جو بچے ہیں نا, نوجوان بچے, یہ آپ کو بیچ کے کھا جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ چورن وہی والا بیچ رہے ہو جو 1990 میں بیچا کرتے تھے. تو بھائی آ جائیے, سوشل میڈیا کا دور ہے, واپس آ جائیں اس دور میں. آسمہ شیرازی نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک انٹرویو ہمیں بھی دے دیں, جگہ آپ اپنی مرضی کی رکھیں اور لائٹس بھی آپ اپنی مرضی کی رکھیں, اور جیسا آپ کہیں ویسا ہم کر لیں گے. ایک انٹرویو ہمیں بھی دے دیں. ہمیں سے مراد انہوں نے سلیم صافی کے ایک ٹویٹ کو کوٹ کیا. بالکل آسمہ شیرازی صاحبہ, آپ کو دے سکتے تھے عمران خان صاحب, لیکن آپ کا لیول وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اس وقت ورلڈ لیڈر ہے ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چھوٹے چھوٹے مبینہ صحافیوں کو کسی قسم کا انٹرویو دے. وہ لیول نہیں ہے عمران خان کا. یا تو آپ اپنے لیول کو اتنا ہائی کریں کہ عمران خان صاحب آپ کو انٹرویو دے سکیں. اچھا, میں دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ آسمہ شیرازی اور سلیم صافی, یہ منصور علی خان اور یہ غریزہ فاروقی اور دیگر
जितने भी नून लीगी या मुबैना सहाफ़ी हैं, ये एंकर्स हैं, ये जब भी ट्वीट करते हैं ये अपना कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं। अच्छा, ये जो ट्वीट किया है इन्होंने जिसमें गुजारिश की इमरान खान साहब से, इसमें भी इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है ताकि लोग कमेंट नहीं कर सके इनके जो है ना ट्वीट के ऊपर। ये वो सहाफ़ी हैं, ये सलीम साफ़ी, आसमा शिराजी, ये वो सहाफ़ी हैं जो आज़ादी इजहार राय के सबसे बड़े चैंपियन हैं, सबसे ज़्यादा चीखें मारते हैं ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इमरान खान साहब टीका लॉ लाए या इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी जो फेक न्यूज़ पर जो इमरान खान साहब लॉ लाना चाह रहे थे, सबसे ज़्यादा चीखें ये मार रहे थे। यही सहाफ़ी मार रहे थे, ये 4 5 6 सहाफ़ी सबसे ज़्यादा चीखें मार रहे थे हामिद मीर टाइप कि जी आज़ादी इजहार राय पर खतगन लगाया जा रहा है। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपना ट्वीट के अंदर आज़ादी इजहार राय को जो है वो उस पर कदगन लगाई हुई और अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। देखिए आसमा शिराजी साहब, बिल्कुल इमरान खान साहब से हम सब गुजारिश करेंगे कि आपको ज़रूर इंटरव्यू दें, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आप अपना कमेंट सेक्शन खोलें, उसमें आवाम की राय लें कि क्या इमरान खान साहब को आसमा शिराजी को इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं। क्या इमरान खान साहब को, सलीम साफ़ी को और इस तरह के टोकरा जितने भी सहाफ़ी हैं हमारे पास मुल्क में, नून लीगी सहाफ़ी जिनको हम कहते हैं, इन सबको इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं। वो कमेंट बॉक्स आप खोलें, आवाम की राय ले लेते हैं और आवाम जो भी मशवरा देती है उसके बाद फिर मैं समझता हूँ, मैं खुद भी गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि खान साहब फिर इनको दे दिया जाए या न दे दिया जाए, जो आवाम की राय हो उस पर इंटरव्यू दे दिया जाना चाहिए। लेकिन आसमा शिराजी साहब, आसमा शिराजी साहिबा और दीगर जो भी है, सलीम साफ़ी, मंसूर अली खान, गरीदा फारूकी और जितने भी हैं ये लिफाफा टोकरा साहबी, पता नहीं इनके तो नाम भी हमें नहीं याद रहते, सना बुच्चा जो है, खामखा साहबी जिसे हम कहते हैं, वो इन सब को मुझे एक चीज़ याद आई कि भाई इमरान खान का दौर था, इतनी चीखें, सबसे ज़्यादा चीखें महंगाई पर मारते थे ये, रो के हलकान हो गए थे, चीखें मार के हलकान हो गए थे, माइक पकड़ के आवाम में जाते थे, हाँ जी महंगाई बड़ी हो गई, जी महंगाई बड़ी हो गई। आज आपको मैं इत्तला दे देता हूँ, 188 रुपये का डॉलर हो गया। आपकी चीखें हमें क्यों सुनाई नहीं दे रही। इमरान खान के दौर में जो टमाटर 40 रुपये से 50 रुपये महंगा, 10 रुपये महंगा हुआ था, इतनी चीखें मारी थी, आज वही टमाटर 120 रुपये किलो हो गया। क्यों तुम्हारी चीखें हमें सुनाई नहीं दे रही। इमरान खान के दौर में जो 30 रुपये वाला आलू 40 रुपये किलो हो गया था, तुम्हारी चीखें जो है वो पता नहीं कौन सी बुलंदियों पे जा रही थी। आज क्यों हमें तुम्हारी चीखें सुनाई नहीं दे रही। इमरान खान के दौर में जो है वो मुर्गी 320 रुपए किलो बिक रही थी, इतनी चीखें मार रहे थे, इतनी चीखें, जी महंगाई हो गई, लोग परेशान हो गए, तबाह हो गए। आज आपके जाली वजीर आला हमजा शहबाज के दौर में, क्योंकि हमजा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमजा जो है वो उसका पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्गियों का कारोबार है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। उसके होते हुए 570 रुपए पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो मुर्गी का रेट पहुंच गया है 570 रुपए का। तो किसी पटवारी एंकर की, किसी नून लीगी एंकर की, जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे जो 5-6 लोग हैं, 5-6 का जो टोला है, किसी की हमें चीखें सुनाई नहीं दे रही। ये कैसे बददयानत लोग हैं यार, कैसे बददयानत लोग हैं। सारी बातों का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बददयानत लोग हैं। देखो लोगों, किस तरह इन्होंने हमें मुतनफ़र किया 4.25 साल इमरान खान के खिलाफ, झूठ बोल कर महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि इमरान खान के दौर में बिल्कुल महंगाई ज़रूर हुई, वो हर दौर में होती है महंगाई। ग्रेजुअली जो कीमतें चीज़ों की, अशियाओं की बढ़ती हैं वो बढ़ी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा महंगाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि 3 साल कोविड रहा पाकिस्तान के, पूरी दुनिया भर में कोविड रहा। लेकिन आज कोविड नहीं है, आज कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन महंगाई किस लिए हुई है मैं आपको बताता हूँ। महंगाई इसलिए बढ़ी है कि ये इंपोर्टेड वजीर आजम, इसने आते ही अपनी शाह खर्चियाँ बढ़ा दी। ये आपको अब ये एंकर ये नहीं बताएंगे इसने आते ही शाह खर्चियाँ कैसे बढ़ाई। इसने आते ही जो है वो 3 कैंप ऑफिसेस जो है ना वो अपने कायम किए, जिनको वजीर आजम हाउस का दर्जा मिल गया है। उस पर सिक्योरिटी भी, उस पर अखराजात भी वजीर आजम हाउस के बराबर किए जाते हैं। तो जनाबे वाला इमरान खान जो वजीर आजम हाथ में रुखसत के वक्त सिर्फ डायरी लेके अपने घर गया था कि जी कोई सामान ही नहीं लाया, वो तो रहता ही नहीं था यहाँ पे, वो तो अपने घर में रहते थे इमरान खान साहब। आज इसी शहबाज शरीफ ने, इंपोर्टेड वजीर आजम ने 3 कैंप ऑफिस कायम किए हुए हैं अपने, जिनका खर्चा वजीर आजम हाउस के बराबर है। इसलिए महंगाई बढ़ती है इस मुल्क के अंदर। ये अपने साथ उम्रे पर जाते हैं तो 80-80 लोगों को सरकारी खर्च पर लेके जाते हैं, इसलिए इस मुल्क में महंगाई बढ़ती है। ये जो है वो रमज़ान में
80 85 लाख रुपए के इफ्तार डिनर कराते हैं सहाफ़ियों को, इसलिए इस मुल्क में महंगाई बढ़ती है। ये करोड़ों रुपए के लिफाफे देते हैं सहाफ़ियों को, इसलिए इस मुल्क में महंगाई बढ़ती है। इन्होंने ना माजी से कुछ सीखा, ना इनको शर्म आनी है कभी। इन्होंने फिर वही शुरू कर रखा है। इन्होंने लोगों के पैसे पे राज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। देखिए, एक अभी मैं आपको पिछले दिनों का एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ आपको कि जी इस्लामाबाद से एक ही पॉइंट से लाहौर जाना था दोनों बाप बेटे को, वज़ीर आला और जाली वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। एक ही मंजिल थी, लेकिन एक जगह से 2 जहाज़ उड़े हैं उसी सेम मंजिल पर जाने के लिए, लाहौर उतरने के लिए। एक ही वक्त में दोनों ने लाहौर जाना था, लेकिन दोनों ने अलग अलग जहाज इस्तेमाल किए हैं। जाली वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने अपना जहाज इस्तेमाल किया, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर जाने के लिए एक ही वक्त में अपना जहाज इस्तेमाल किया। दोनों की डेस्टिनेशन एक ही थी। ये जुल्म है इस कौम के साथ। खैर, लोगों का गुस्सा मैं समझता हूँ अब बरकरार रहना चाहिए, और यही गुस्सा है जो इंशाअल्लाह ताला अब इनकलाब की नवीद है इस मुल्क के लिए। और मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत गिरेगी, मुल्क में नए आम इंतखाबात होंगे और इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बनकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।